हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शुभम पोद्दार, योर मैथमेटिक्स टीचर। आई होप एंड विश कि आप सब बहुत अच्छे हों। प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने इनवर्स फाइंड करना सीखा बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशन एंड बाय एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। और उससे प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि व्हाट इज इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर आपको याद हो तो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स की क्लास में जो इनवर्स की डेफिनेशन बताई गई थी उसमें कंडीशन, वो कंडीशनल डेफिनेशन थी। डेफिनेशन क्या थी? फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना, फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स, और ब्रैकेट में लिखा था नॉट फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए देयर एग्जिस्ट एन अदर स्क्वायर मैट्रिक्स बी सच दैट देयर प्रोडक्ट इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस तरीके से डेफिनेशन बताई गई थी, लेकिन मैंने वहां ये मेंशन किया था नॉट फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स। और उस दिन ये भी बोला गया था, कहा गया था कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, हर स्क्वायर मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है, उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, वो हम लोगों ने, मैंने उस दिन बोला था क्लास में कि जब हम लोग डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे तब आपको बात समझ में आएगी। आज जरा ध्यान दीजिए वापस से इस सिस्टम पर। आई होप कि आज आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कंसीडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। वी हैव अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। वी हैव अ लीनियर सिस्टम. It is written over here a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, and the second equation is a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. I hope आपको यहाँ x और y दो अननोन्स दिखाई दे रहे हैं। a1, a2, b1, b2, c1, c2 आर कोफिशिएंट्स। ओके, मैं c1, c2 को ना उधर भेज दे रहा हूँ, इज इक्वल्स टू के उधर भेज दे रहा हूँ, -c1 -c2 कर ले रहा हूँ। अब अगर आप देखें तो द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अबव सिस्टम, इस सिस्टम का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? अगर मैं इसे सिस्टम को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहूं तो क्या बनेगा, जरा ध्यान दीजिए। इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, ये a1, a2, b1, b2 इसका एक मैट्रिक्स बना लीजिए, और x, y का एक अननोन मैट्रिक्स बना लीजिए। अननोन मैट्रिक्स इसे कहते हैं। इनकी वैल्यूज हम ढूंढ रहे हैं, इनकी वैल्यूज हमें फाइंड करनी है ना। अच्छा ध्यान दीजिए, ये मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हमको आता है, मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करना। ये मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कैसे होता है? ये रो का कॉलम में प्रोडक्ट होता है। a1x प्लस b1y आएगा, है ना। a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू -c1। a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू -c1। ये दूसरे रो का हम दूसरे कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू -c2। तो एक्चुअली ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसका ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है। अब हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए ये x एंड y, इस मैट्रिक्स की वैल्यू चाहिए। इस मैट्रिक्स को हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल A हियर। इस मैट्रिक्स को हम अननोन वेक्टर कहते हैं। याद कीजिए, कॉलम मैट्रिक्स को या रो मैट्रिक्स को रो कॉलम वेक्टर या रो वेक्टर भी कहते हैं। ये कॉलम मैट्रिक्स है, इसे हम कॉलम वेक्टर भी कह सकते हैं। चूंकि यहाँ अननोन्स फील्ड है, यहाँ एंट्रीज जो है वो अननोन है, तो इसे मैं अननोन वेक्टर कह रहा हूं या अननोन मैट्रिक्स कह ले, एक ही बात है। ये हमारा आउटपुट है, आउटपुट मैट्रिक्स है हमारा, जो आउटपुट आना है इन दोनों इक्वेशंस का, -c1 -c2। इस मैट्रिक्स को, ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स है, ये भी कॉलम वेक्टर है, इसे मैं कैपिटल B से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। और मैं ऐसे कहूं कि वी हैव टू फाइंड दिस मैट्रिक्स, दिस अननोन मैट्रिक्स x। मुझे इस अननोन मैट्रिक्स x की एंट्रीज चाहिए। एंट्रीज मतलब x एंड y चाहिए, मतलब x और y की वैल्यूज चाहिए। ओके, तो हम लोगों ने क्या किया यहाँ पर कि हम लोगों ने यहाँ पर देखिए, ये इक्वेशन है हमारे पास, मैट्रिक्स इक्वेशन है। ये अलजेब्राइक इक्वेशन नहीं है, मतलब अलजेब्रा में ही आएगा, बट ये एक मैट्रिक्स इक्वेशन। यहाँ a एंड b मैट्रिसेस हैं, x भी एक मैट्रिक्स है। मैं यहाँ पर a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर रहा हूँ लेफ्ट में भी, और यहाँ पर भी a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पर भी प्री मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी प्री मल्टीप्लाई किया। a इनवर्स इंटू a विल बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स व्हेन मल्टीप्लाइड बाय अननोन मैट्रिक्स, यहां पर x ही आएगा, अननोन मैट्रिक्स ही आएगा। कोई भी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होकर खुद ही आ जाता है, ये तो मालूम होना चाहिए, पढ़ा है हम लोगों ने। ओके, इज इक्वल्स टू a इनवर्स b। तो इनडायरेक्टली अगर मैं कहूं तो यहां से अगर मुझे इस अननोन मैट्रिक्स x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू क्या होगी? a इनवर्स इंटू b। ओके, अगर हम डिटर्मिनेंट अगर हमने अब तक जितना पढ़ा है सिर्फ उस पर फोकस करें, तो हां, हम एबल हैं मैट्रिक्स मेथड से किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। कैसे? आपको एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हो, मान लीजिए ये दो इक्वेशंस हैं,
इन टू वेरिएबल दिया हुआ है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ये सिस्टम है। 3 वेरिएबल में भी हो सकता है, एक्स वाई जेड में, तब 3 इक्वेशंस दी रहेंगी, जितने अननोन्स उतनी इक्वेशंस दी होंगी। ध्यान दीजिए, फिलहाल यहां पर एक 2 वेरिएबल का सिस्टम है हमारे पास, इसका मैट्रिक्स फॉर्म ये है, और यहां से मैं एक्स और वाई को, यानी कि इस अननोन मैट्रिक्स एक्स को इस फॉर्मूले से निकाल सकता हूं, ए इनवर्स इंटू बी। करना क्या है सर? कुछ नहीं, इस मैट्रिक्स ए का ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स हमने बनाया था, इसका इनवर्स फाइंड कीजिए। हाउ वी विल फाइंड इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स ए सर? बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और बाय एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, ये तो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। फिर ए इनवर्स जब आप मैट्रिक्स मिल जाएगा, जब हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन लगा के जब ए इनवर्स फाइंड कर लेंगे, तो सिंपली उस ए इनवर्स का मल्टीप्लाई किस मैट्रिक्स में कर देना है? बी वाले में। बी मैट्रिक्स मतलब ये, और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको आता है। ध्यान दीजिए, ये ए मैट्रिक्स 2x2 का है, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, इसका इनवर्स भी 2x2 का होगा। ध्यान दीजिए, ये एक्स वाला मैट्रिक्स क्या है? एक्स वाई ऐसे ही तो है, ये जो अननोन मैट्रिक्स है हमारा, यही तो है, इज इक्वल्स टू ए इनवर्स क्या है? ए इनवर्स, देखिए अगर ए 2x2 का है तो ए इनवर्स भी 2x2 का आएगा। सो मैं यहां लिख दे रहा हूं एक 2x2 मैट्रिक्स। ठीक, ए इनवर्स कैसा आएगा? ए इनवर्स आएगा 2x2 का। अच्छा, बी कैसा मैट्रिक्स है? बी मैट्रिक्स है, देखिए बी वाले मैट्रिक्स को 2 रोज है और एक कॉलम, यानी कि 2x1 का। इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या? बिल्कुल, इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स और इसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल है। इनको मल्टीप्लाई होने के बाद ए इनवर्स बी जो मैट्रिक्स आएगा वो किस ऑर्डर का होगा? 2x1 का होगा। मतलब ए इनवर्स बी जो फाइनल मैट्रिक्स आएगा हमारे पास वो 2x1 का होगा। ये भी तो 2x1 का है, तो x यहां पर जो फर्स्ट एंट्री होगी वो x की वैल्यू हो जाएगी, और जो सेकंड एंट्री होगी वो y की वैल्यू हो जाएगी। तो हमें कुछ नहीं करना है एक्चुअली, अगर एक तरह से देखें तो आगे पढ़ने की कोई नीड ही नहीं है। मैट्रिक्स हमने जिस ऑब्जेक्टिव से शुरू किया था पढ़ना, किस ऑब्जेक्टिव से शुरू किया था मैट्रिक्स पढ़ना? हाउ टू सॉल्व अ गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन n वेरिएबल। 2 वेरिएबल्स हम लोगों ने क्लास 10th में सॉल्व किया है। अगर 3 वेरिएबल में सिस्टम हो हमारे पास, अगर 4 वेरिएबल में सिस्टम हो हमारे पास, तो हम उस सिस्टम को कैसे सॉल्व करेंगे? क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिस्टम बना लेना है, सिस्टम के करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स बना लेना है। मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे? एक्स वाई जितने भी वेरिएबल्स हैं, एक्स वाई जेड जितने भी वेरिएबल्स हैं, जैसे यहां 2 वेरिएबल्स हैं, तो वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स का एक मैट्रिक्स बना लीजिए। अननोन जितने इन्वॉल्व हैं, एक्स वाई जेड जितने भी अननोन इन्वॉल्व हैं, अननोन्स का एक कॉलम मैट्रिक्स बना लीजिए, इज इक्वल्स टू, और ये जो कांस्टेंट टर्म्स हैं इसमें, कांस्टेंट टर्म्स का एक इंडिविजुअल कॉलम मैट्रिक्स बना लीजिए। अब यहां से अननोन मैट्रिक्स निकालना है आपको, दैट इज वी हैव टू फाइंड द अननोन्स एक्स एंड वाई। तो इसको निकालने के लिए इसका इनवर्स x इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए का इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स कैसे निकालेंगे? बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन, और फिर बी तो हमको ऑलरेडी गिवन है। ए इनवर्स और बी का आपको क्या कर देना है? प्रोडक्ट कर देना है। प्रोडक्ट करते ही आपको एक्स की वाई की सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है, तो आपको आई होप आपको समझ में आया। मैट्रिक्स पढ़ने का जो हमारा ऑब्जेक्टिव था, एक तरह से वो फुलफिल हो चुका है। अब हम एबल हैं किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने ए इनवर्स निकालना सीख लिया है। बाय विच मेथड? बाय द मेथड ऑफ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन एंड और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। ओके, चलिए, तो आई होप आपको अब तक ये जो मैट्रिसेस की जो थ्योरी पूरी चल रही थी, आई होप आपने उसे एक बार में कनेक्ट कर लिया हो, एक बार के लिए। ठीक है, कि यहां तक क्या चीजें हैं। हम लोग मैट्रिक्स पढ़ रहे थे और मैट्रिक्स पढ़ते ये सिस्टम बनाना, सिस्टम को मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, मैट्रिक्स फॉर्म से अननोन को किस तरीके से निकालना है, एक्स एंड वाई को किस तरीके से निकालना है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया। ओके, तो यहां इस लाइन तक, ए इनवर्स बी तक हमारी मैट्रिक्स की थ्योरी कंप्लीट हो जाती है। यहीं पर से एक और चीज इवॉल्व होती है, जरा ध्यान दीजिए। क्लास 10th में फिर चलेंगे हम लोग। द यूनिकनेस ऑफ, यहां में लिखना भूल गया था, द यूनिकनेस ऑफ द सोल्यूशन ऑफ the given system, the uniqueness of the solution of the given system is, इस सिस्टम का सॉल्यूशन यूनिक होगा। इसकी क्या कंडीशन होती थी? इज कंडीशनड बाय, इसकी कंडीशन क्या होती थी? क्लास 10th में याद कीजिए, a1/a2 मस्ट नॉट बी इक्वल टू b1/b2। यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए ये कंडीशन पढ़ाई जाती थी। आई होप आपको याद हो। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। क्या किसी स्टूडेंट को मालूम है, क्या किसी व्यूअर को मालूम है कि ये कंडीशन क्यों होती है? व्हाई इज दिस कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन फॉर अ गिवन सिस्टम?
ठीक है, अगर आपको मालूम हो कॉन्सेप्चुअली थोड़ा सा, अगर आपने ये कभी सोचा हो और अगर आपके दिमाग में हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। खैर, सो द यूनिकनेस ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम इज कंडीशनड बाय दिस कंडीशन। ये कंडीशन होती है इस सिस्टम के यूनिक सॉल्यूशन होने की। ठीक है, तो फिर मैथमेटिशियन ने कहा कि ये प्रोडक्ट कर लीजिए A1B2, यही चीज है, और वी कैन से A1B2 माइनस A2B1 मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। इन सबको इधर बुला लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, A1B2 माइनस A2B1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अच्छा, ये A1 A2 B1 B2 क्या थे? ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स था मेरा। A1B2 माइनस A2B1 करूंगा तो इस नंबर का इस नंबर में मल्टीप्लाई करना, माइनस इस नंबर का इस नंबर में मल्टीप्लाई, यानी कि ये कोई नंबर आएगा, और अगर ये नंबर 0 के बराबर नहीं है तब हम कहेंगे कि इस सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन है ना। अगर ये नंबर A1B2 माइनस A2B1 अगर ये 0 के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये दोनों रेशियो आपस में इक्वल नहीं है। अगर ये दोनों रेशियो आपस में इक्वल नहीं है, दैट मीन्स दिस सिस्टम विल हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। तो एक्चुअली मैथमेटिशियंस ने कहा कि ये जो नंबर है A1B2 माइनस A2B1, ये नंबर इस सिस्टम के सॉल्यूशन का नेचर बता रहा है। नेचर मतलब किस तरीके से बता रहा है? नेचर इस तरीके से बता रहा है कि ये सिस्टम एक यूनिक सॉल्यूशन रखता है या नहीं रखता है, वो हमें किससे पता चल रहा है? वो हमें बस इस नंबर से पता चल रहा है, A1B2 माइनस A2B1। दिस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन टेल्स अस वेदर दिस इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन और नॉट। सिंपल सी बात है। और चूंकि ये बड़ा ये नंबर एक स्पेशल रोल रखता है, एक स्पेशल प्लेस रखता है, ये सिंगल इंडिविजुअली ये नंबर डिफाइन कर रहा है, आपको सीधे सीधे बता रहा है वेदर द सिस्टम विल हैव अ यूनिक सॉल्यूशन और नॉट, देन दिस नंबर, इसीलिए इस नंबर को एक वेटेज दिया गया, देन दिस नंबर एसोसिएटेड विद द स्क्वायर मैट्रिक्स ए। ये नंबर किस मैट्रिक्स के लिए था? इसके लिए था ना, A1B2 माइनस A2B1। दिस नंबर एसोसिएटेड विद द स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स ए। ठीक है, ये जो नंबर आएगा A1B2 माइनस A2B1 ए मैट्रिक्स से, A1B2 माइनस A2B1 मतलब ये कोफिशिएंट का डायगोनल वाइज मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देने से ये जो नंबर आ रहा है, ये कोफिशिएंट्स का डायगोनल वाइज, इस डायगोनल वाइज मल्टीप्लाई किया और फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये जो नंबर आ रहा है, इस नंबर को हम क्या कहते हैं? इस नंबर को हम कह रहे हैं डिटर्मिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, आई होप आपको यहां तक की बात समझ में आई हो। हम लोगों ने अब तक क्या क्या डिस्कस किया? हम लोगों ने डिस्कस किया कि किसी गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे बाय मैट्रिक्स मेथड। अब हम एबल हैं ये फाइंड करने के लिए। ओके, उसके बाद हम लोगों ने बात की कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, इस नंबर की स्पेशलिटी क्या है, इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की स्पेशलिटी क्या है। ओके, अगर आपको यहां तक में कहीं कोई प्रॉब्लम हो, अगर कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे टाइम के साथ मेंशन कर दिया कीजिए कभी कभी कि सर आपने इतने टाइम पर जो बात बताई वो मुझे नहीं समझ में आई, आई विल सॉर्ट आउट। ओके, तो हमने बात की डिटर्मिनेंट की, दिस नंबर इज डिटर्मिनेंट एसोसिएटेड विद दिस स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके ओके, व्हाट अबाउट इफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0? ध्यान दीजिएगा, बहुत आराम से बात सुनिएगा। अभी हम डिटर्मिनेंट वगैरह की डेफिनेशन नहीं पढ़ रहे, डिटर्मिनेंट क्या है वगैरह वगैरह ये सब कुछ नहीं पढ़ रहे। अभी हम बस ये देख रहे हैं कि जो हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसकी यूनिकनेस, उसके सॉल्यूशन की यूनिकनेस एक नंबर से जुड़ी हुई है, और वो नंबर यहां इससे निकल रहा है, A1B2 माइनस A2B1। उनके कोफिशिएंट्स का मल्टीप्लाई करके A1B2 x का कोफिशिएंट, पहले इक्वेशन के x का कोफिशिएंट, दूसरे इक्वेशन के y का कोफिशिएंट, इनका प्रोडक्ट किया, दूसरी इक्वेशन के x का कोफिशिएंट और पहली इक्वेशन के y का कोफिशिएंट, इनका प्रोडक्ट किया और फिर सबट्रैक्ट कर दिया। ये नंबर जो है, ये नंबर खुद बता रहा है whether the system will have a unique solution or not। तो इस नंबर का एक वेटेज है, इस नंबर की एक वैल्यू, इस नंबर की एक मीनिंग है, तो इसलिए हमने इसे थोड़ी क्रेडिट दी है और इसका नाम रखा है डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, अब अगर ये डिटर्मिनेंट 0 हो गया, अगर ये डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो यानी कि ये दोनों रेशियो बराबर हो जाएंगे। अगर ये डिटर्मिनेंट 0 हो गया यानी कि ये दोनों जीरोस बराबर, ये दोनों रेशियो बराबर हो जाएंगे, तो इसका मतलब इस सिस्टम का एक यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। और अगर इस सिस्टम का एक यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा तो इस इक्वेशन से x की, इस मैट्रिक्स की
इस मैट्रिक्स की का मतलब एक्स और वाई की वैल्यूज नहीं आएंगी। ध्यान से समझिए बात को। मैं ये कह रहा हूं इस नंबर की खासियत क्या थी, ये नंबर ये जस्टिफाई कर रहा है कि इस सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं। अगर ये नंबर जीरो नहीं है तो ये सीधे सीधे बता रहा है कि दिस सिस्टम विल हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। लेकिन अगर ये नंबर जीरो है तो इसका मतलब इस सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा तो एक्स और वाई की कोई यूनिक वैल्यू नहीं आएगी। एक्स और वाई की कोई यूनिक वैल्यू नहीं आएगी तो ये जो मैट्रिक्स है एक्स और वाई वाला जो मैट्रिक्स एक्स यानी कि ये इसका कोई सॉल्यूशन इस यहां पर कुछ आएगा ही नहीं, कोई यूनिक वैल्यू आएगी ही नहीं। ऐसा कैसे नहीं आएगी सर, जब ए इनवर्स का और बी का मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई तो मैट्रिक्स आएगा और जब मैट्रिक्स आएगा तो मुझे एक्स और वाई की वैल्यू मिलेगी। यही बात है, अगर ये वैल्यू जीरो हुई, अगर डिटर्मिनेंट जीरो हुआ तो सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा तो एक्स और वाई की वैल्यू नहीं आएगी। अगर एक्स और वाई की वैल्यू नहीं आएगी तो इस स्क्वायर मैट्रिक्स, ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है जो कि इन दोनों का प्रोडक्ट करने से मिल रहा है, यहां पर कुछ आएगा ही नहीं, ये डिफाइंड ही नहीं होगा। ये डिफाइंड क्यों नहीं होगा, क्योंकि ए इनवर्स डिफाइंड नहीं होगा, यानी कि ए इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। यही बात मैं शुरू में कह रहा था, हर स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। सिर्फ वो स्क्वायर मैट्रिक्स जिनका डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल नहीं है उन्हीं का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो हो गया तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलो ऐसा है कि ऐसा है कि एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि, यहां ध्यान दीजिए मेरी बात सुनिए, एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है और साइमल्टेनियसली ये डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल है। मतलब ये डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल है, ए इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है और ये जो डिटर्मिनेंट है, ए का जो डिटर्मिनेंट है ये जीरो आ रहा है। ये दोनों बातें एक साथ ट्रू है, मान लेते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है बट फिर भी एक बार के लिए मान लेते हैं। अब ध्यान दीजिए मेरी बात। पहला स्टेटमेंट, अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो ए इनवर्स मैट्रिक्स आएगा, उस मैट्रिक्स का मैं बी में मल्टीप्लाई करूंगा तो हमको फिर एक मैट्रिक्स मिलेगा। अगर मुझे मैट्रिक्स मिलेगा भाई, अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट कर गया तो बी से मल्टीप्लाई भी होगा, बी से मल्टीप्लाई होगा तो हमें कॉलम वेक्टर मिलेगा, कॉलम वेक्टर मिलेगा तो हमको एक्स और वाई की वैल्यूज भी मिलेंगी। मतलब अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट किया तो एक्स और वाई की यूनिक वैल्यूज मिलेंगी। ठीक, इफ ए इनवर्स एग्जिस्ट देन वी विल हैव यूनिक वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। ये एक बात हो गई। ओके ओके, अब ये कह रहा है कि डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर भी है। हमने माना ना कि डिटर्मिनेंट ए इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर भी है। अगर डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर है तो 10th में हम लोगों ने पढ़ा है, अगर ये जीरो के बराबर हो गया तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो इस सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन नहीं आएगा। अगर इस सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन नहीं आएगा तो एक्स और वाई की कोई यूनिक वैल्यूज नहीं एग्जिस्ट करती हैं। अभी अभी हमने कहा कि ए इनवर्स अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो एक्स और वाई की यूनिक वैल्यू आएगी, और अब हम कह रहे हैं कि अगर ये जीरो के बराबर है यानी कि ये दोनों इक्वल हैं तो इस सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन नहीं आएगा, मतलब एक्स और वाई की यूनिक वैल्यूज नहीं आएंगी। तो ये दोनों बातें तो कॉन्ट्राडिक्टरी है ना। अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो एक्स और वाई की यूनिक वैल्यू आएगी, अगर ये जीरो के बराबर हुआ तो एक्स और वाई की यूनिक वैल्यूज नहीं आएंगी। ये दोनों बातें एक साथ तो होल्ड कर नहीं सकती। इसीलिए अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये महाशय जीरो नहीं है, या ये कहें कि अगर डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ओके, आई होप आपको बात समझ में आ रही हो। ठीक है, बहुत डिस्कशन हो गया इस पर। अगर आप चाहें तो बातों को बार बार सुनिए, ठीक है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स डू नॉट हैव इट्स इनवर्स। ओके, हर स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं होता है। किस स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स होगा? अ स्क्वायर मैट्रिक्स whose determinant is not equals to zero will only have its inverse. A square matrix whose determinant is not equals to zero will only have its inverse. ठीक है, if a square matrix has determinant is equal to zero then its inverse will not exist. बिल्कुल सीधी सीधी बात है। और ऐसा क्यों हो रहा है ये हम लोगों ने ऑलरेडी बात की थी। बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं जब हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते हैं, जब हम लोग इनवर्स निकालते हैं कि सर इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब उसका डिटर्मिनेंट
जीरो ना हो। लेकिन क्या उन सारे स्टूडेंट से एक क्वेश्चन है कि क्या उन्होंने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों? क्या उन्होंने कभी अपने टीचर से या इंटरनेट से या कहीं पर भी इस बात को सर्च किया या पूछा किसी से कि ऐसा क्यों होता है सर कि अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है? बहुत सारे स्टूडेंट्स, जब मैं भी इंटरमीडिएट में था, मैंने भी किसी से नहीं पूछा था, बट यही तो बात है कि हमें इस तरीके से नहीं पढ़ना चाहिए। जब भी कोई स्टेटमेंट आपको डायरेक्ट बताया जाए तो वहां पे आपको ऑब्जेक्शन जरूर करना है कि ऐसा क्यों। खैर, ये बात थी कि अब तक हम लोगों ने ये बात क्लियर कर ली कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये आपको स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए, ठीक है, ये आपको स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए। मेक श्योर कि आपके नोट्स पर हो। Okay, just for saving time. So, what we have discussion now. The conclusion of our discussion is these 2 points. Okay. First point, we are now able to find solution of a given system of linear equations, whether it is in 2 variables or in 3 variables or so on, by matrix method. अब हम एबल हैं मैट्रिक्स मेथड से किसी भी गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। एंड हाउ वी विल गेट द सॉल्यूशन? द सॉल्यूशन वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स से। द सॉल्यूशन वेक्टर एक्स इज गिवन बाय एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। व्हाट इज ए एंड बी? वेयर ए इज द कोफिशिएंट्स स्क्वायर मैट्रिक्स। कोफिशिएंट्स का स्क्वायर मैट्रिक्स है। कोफिशिएंट्स मतलब एक्स वाई जेड जो वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स। ओके, एंड B इज द कांस्टेंट्स कॉलम मैट्रिक्स। जो कांस्टेंट टर्म्स आएंगे C1, C2, C3, उन कांस्टेंट्स का कॉलम मैट्रिक्स कौन है? B है। और इस फॉर्मूले से हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ध्यान रहे, ये सॉल्यूशन तभी एग्जिस्ट करेगा जब A इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा हो। A इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट जीरो ना हो। सेकेंड पॉइंट, इट इज क्लियर फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ डिटर्मिनेंट। अभी हम लोगों ने पढ़ा जो डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट है, जो डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन है। देखिए, अभी हम लोग ये नहीं पढ़ रहे हैं हाउ टू फाइंड डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज क्या है, डिटर्मिनेंट फाइंड कैसे करना है। अभी हमको बस एक वर्ड मिला है डिटर्मिनेंट, और उसके हम सिर्फ फिजिकल इंटरप्रिटेशन को, उसकी मीनिंग को समझ रहे हैं कि वो नंबर, कौन सा नंबर, a1 b2 माइनस a2 b1, वो जो एक्सप्रेशन है, वो जो नंबर है जो a1 b2 माइनस a2 b1 करके आ रहा है, उस नंबर की वैल्यू क्या है, उस नंबर को हम क्यों एक अलग नाम दे रहे हैं, why we are calling that number as a determinant of a square matrix. So it is clear from the concept of determinant that a square matrix will have its inverse matrix. किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स तभी होगा if and only if, सिर्फ तभी होगा its determinant is not equals to 0. अगर उस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो ना हो। डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे सर, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, बट द पॉइंट इज कि डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए। अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ गया तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, अगर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ओके, तो आज का लेक्चर का ऑब्जेक्टिव था कि जो हमने मैट्रिक्स शुरू किया था उसका ऑब्जेक्टिव फुलफिल करना, उसको एक एंड देना, और साथ ही साथ डिटर्मिनेंट के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करना। तो आई होप आपका ये दोनों ऑब्जेक्टिव आज के लेक्चर का, आज एक साथ हम लोगों ने मैट्रिक्स खत्म भी किया है और मैट्रिक्स फिनिशिंग के साथ साथ डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट कैसे इवॉल्व हुआ है ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। एंड आई होप आपको ये दोनों बातें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझ में आई है तो प्लीज आप एक दो बार और लेक्चर देखिए, ठीक है। ओके, यहाँ एक दो छोटे छोटे पॉइंट्स और हैं, एक पॉइंट छोटा सा और है, वो आप खुद से लिख लीजिएगा, ठीक है। इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स a square matrix whose determinant is equals to 0, अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है, that matrix is called singular matrix। क्या कहते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। सिंगुलर मैट्रिक्स, SINGULAR। If a square matrix whose determinant is equals to 0 is called singular matrix। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया हो, ऑब्जेक्टिव समझ में आया हो, ठीक है। ये सारी चीजें जो भी स्टूडेंट्स चंद्रा पब्लिक स्कूल के हैं उनकी नोट्स पर होनी चाहिए। अपना रिस्पांस लेक्चर के करस्पॉन्डिंग जरूर गूगल क्लासरूम ऐप पर बताइए कि आपको लेक्चर समझ में आया या नहीं। खूब खुश रहिए, खूब मेहनत कीजिए।